नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा। आप लोगों के नवंबर 2022 के एग्जाम्स समाप्त हो गए हैं। मुझे उम्मीद है वो सब एग्जाम्स अच्छे हुए होंगे। आपने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। पेपर्स इस बार जो आए, हमेशा की तरह इस बार भी उन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे पेपर्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ ऐसी एम्बिग्विटी थी, गोलमाल बातें थी, जिसकी वजह से कई ऑल्टरनेटिव आंसर्स निकल सकते हैं। ऐसा एफआर में भी था, अकाउंटिंग में भी था, एडवांस्ड अकाउंटिंग में भी था और भी पेपर्स में भी था। इवन अभी जो रिसेंटली डायरेक्ट टैक्स का पेपर हुआ था, उसमें तो एक एमसीक्यू ही गलत पूछ लिया था। आप लोगों का बहुत सारा समय के बच्चों का उसको एमसीक्यू पर भी लगा होगा। वो मैं आपको एमसीक्यू दिखा देता हूं। हालांकि इंस्टीट्यूट ये एमसीक्यू रिलीज नहीं करता है, बट सब कुछ मिल जाता है। ये है वो एमसीक्यू, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट के तो सभी लोग जो हैं, काउंसिल वाले जो हैं, वो सभी लोग चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैं और टैक्स की प्रैक्टिस भी है, तो वो भी ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन सेक्शन 194N का है, जिसमें हमने टीडीएस बताना है कि कितना डिडक्ट होना चाहिए। और ये उन्होंने बता रखा है कि किसी आदमी ने कैश विड्रॉल्स कर रखे हैं इस डेट को। इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। इस सेक्शन से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। ये इंस्टीट्यूट का इस बार का पेपर जो आया नवंबर 2022 का, ये उस बार उसमें भी समस्या थी। ऐसे और भी समस्याएं इस बार भी रही पेपर्स के अंदर। ये हमेशा की तरह है, इसमें कुछ नई बात नहीं थी। जैसा आप जानते हैं कि पिछली बार मई 2022 के पेपर्स जब चेक हुए थे तो उनमें भी बहुत सारे इवैल्यूएशन इश्यूज आए थे। इंस्टीट्यूट इतना लेट बच्चों को कॉपियां देता है और उसका सजेस्टेड आंसर इतना लेट रिलीज करता है कि बच्चा इनफैक्ट कभी अपने उस गलतियों को ठीक से जांच नहीं पाता है। हमको इस बार भी कॉपियां लेट मिली, उसमें कमियां थी, पेपर ठीक चेक नहीं हुए थे। हमने उस मुद्दे को फिर से रेज किया और चूंकि एग्जाम बहुत पास में थे तो हमने जब जो सभी टीचर्स ने तय किया वो ये तय किया कि अभी नवंबर के एग्जाम हो जाने तक हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए आपके नवंबर के एग्जाम तक हम लोगों ने, सब टीचर्स ने वेट की है। और अब वो समय आ गया है कि वो जो पेपर इवेल्युएशन के इश्यूज हैं जो इस बार फिर से होंगे, आप लोगों के जो पेपर चेक होंगे उनमें भी होंगे। सवालों में गलतियां इस बार भी थी, अगली बार भी होंगी। जवाब इस बार भी गलत चेक हुए थे, अब अगली बार भी गलत चेक होने वाले हैं। मैं चाहता हूं हम इस बार इंस्टीट्यूट को मौका ना दें और हम पहले ही सब लोग मिल करके अपनी इस अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई करें और हम अपने इंस्टीट्यूट से ये मांगे कि हमारी जो बिल्कुल जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। हम उन्हीं के छात्र हैं, उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ ही इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट के साथ हम इस बात को इंस्टीट्यूट को स्पष्ट रूप से कहें कि हम नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जिन बच्चों को ज्यादा जानकारी नहीं है कि सितंबर में क्या इशू हुआ था, मैं उनका ज्यादा समय ना लेकर पहले ब्रीफ में दो तीन छोटी छोटी गलतियां दिखा देता हूं, जिससे आपको ध्यान रहे कि हम किस तरह की एरर्स को इंस्टीट्यूट तक ले जा रहे हैं। हम सब्जेक्टिव एरर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव एरर्स हैं। जैसे अभी एमसीक्यू का क्वेश्चन दिखाया आपको इस बार का नवंबर 22 का डायरेक्ट टैक्स का, इसमें इंस्टीट्यूट क्या करेगा हमें नहीं पता, वो क्या चेक करेगा। पहले तो बच्चे ने उस गलत सवाल पे टाइम एक्स्ट्रा लगाया, उसके बाद भी उसको पता नहीं नंबर उसको क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। ऐसी गलतियों के लिए हमारी लड़ाई है। आप सब बच्चे इस बात को समझें कि ये क्या लड़ाई है, ताकि आप भी उसका भाग बन सकें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखो मेरे सामने इस बार ये पेपर है मई 2022 का। मई 2022 का ये पेपर नंबर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ये इंटर का पेपर है और इसमें बच्चे ने देखो सॉल्व किया जब इसका आंसर, तो उसने क्या सॉल्व किया, उसने लिखा 4 = 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप इसको अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका आंसर पाएंगे 0.75। बच्चे ने
4 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसने 1 माइनस MPC मल्टीप्लाइड बाय 4 ब्रैकेट में लगा के इज इक्वल टू 1 कर दिया। 4 को इसने यहाँ ले आया, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 बाय 4, MPC इज इक्वल टू 0.75। बिल्कुल ठीक आंसर है। इंस्टीट्यूट ने जो आंसर निकाला वो भी यही है, 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। बट इंस्टीट्यूट ने 4 की ब्रैकेट को जब करा तो उसने 4 को इधर लेकर नहीं गया, तो उसने क्या किया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 माइनस MPC कर दिया और उससे भी आंसर वही है। अब ये बताइए क्या ये इस बात का, क्योंकि बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया है, ऐसे सॉल्व ना करके बच्चे ने किसी और ढंग से सॉल्व किया है, जो कि आपकी अलजेब्रा है, 6th क्लास में ये सिखाया जाता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे ये गलत है, हम ये नहीं कह रहे ये गलत है, बट बच्चे को 0 नंबर कहीं से जायज नहीं बनते हैं कि आप उसके नंबर उसे 0 कर दें इस बात का, क्योंकि बच्चे ने ये ब्रैकेट को यहाँ 4 नीचे ले आया और उसने मल्टीप्लाई नहीं किया। ये हमारी लड़ाई है, ये ऑब्जेक्टिव एरर्स हैं। हम इंस्टीट्यूट से कह रहे हैं ये तो कम से कम आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वालों को छोड़ो, इनमें तो कोई मुद्दा नहीं है। मैं भी इस मुद्दे पर दोबारा लौट कर आऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं। ऐसे ही आपको और दिखाते हैं एक और चीज देखिए, ये बच्चे का आंसर है, बच्चे का आंसर है 19,09,125। इसको सॉल्व किया बच्चे ने तो ये आया आंसर 19,09,000। और यही आंसर जब इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया तो इंस्टीट्यूट ने आंसर लिखा 1.9092 मिलियंस। ये राउंडेड ऑफ है तो 2 कर दिया उसको, ये मिलियंस है, मतलब इनका आंसर यहाँ पर मिलियंस में है। बच्चे ने यहाँ पर मिलियंस में ना लिखकर 1909125 लिख दिया। क्या इस बात के 0 मार्क्स मिल जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पर मिलियंस वर्ड नहीं यूज करके उसने फिगर इस पर दी है। ये कोई जायज बात नहीं है नंबर काटने की, ये ऑब्जेक्टिव एरर्स हैं। और ये एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी गलतियां देखता हूं मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मतलब आप इसके अंदर देखिए कि इसके अंदर इनका ये आंसर है और ये आंसर है, तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी बच्चे के नंबर काटे चले जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी पहले भी इंस्टीट्यूट से यही मांग रही है कि 39(4) को चेंज किया जाए, उसके अंदर ये प्रावधान किया जाए कि ऐसी गलतियों को ठीक किया जाए। हम सब टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर 2019 में एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें इंस्टीट्यूट ने उसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी की बाद में रिपोर्ट भी आ गई थी। जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट आई थी फरवरी 2020 में। ये देखें, फरवरी 2020 में हमारी इंस्टीट्यूट की वो रिपोर्ट आई थी, जो हमारा उन्होंने रिव्यू किया था एग्जामिनेशन प्रोसेस, उसकी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा, मैं सिर्फ एक पन्ना उसका प्रिंट आउट लेकर आया हूं। उसमें लिखा, कमेटी रिकमेंड्स द फॉलोइंग कि ऑल एरर्स अपरेंट फ्रॉम द आंसर शीट फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज नॉट रिक्वायर्ड मे बी करेक्टेड। ये इंस्टीट्यूट की कमेटी, जो इंस्टीट्यूट ने बहुत हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, उसने ये कहा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, वो गलतियां ऑब्जेक्टिव टाइप होनी चाहिए, जैसे मल्टीपल चॉइस की, ट्रू फॉल्स की, फिल इन द ब्लैंक्स की, राउंडिंग ऑफ की, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर जहां पर कोई डिफरेंस नहीं होता है वो सिर्फ राउंडिंग ऑफ का वजह होता है। उन्होंने ये भी कहा ये रेक्टिफिकेशन री इवेल्युएशन नहीं है, यानी इन पर 39(4) अप्लाई नहीं होता। पर दुख की बात यह है कि इंस्टीट्यूट ने आज तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। 2020 से लेकर अब तो 2 साल हो गए लगभग, अभी तक इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट ने लागू नहीं किया है। ये अन्याय है, ये हम सब के साथ अन्याय है कि उस प्रोटेस्ट का तुमने हमें कमेटी के साथ एक बात कही और उस कमेटी की रिपोर्ट में हमारी बातें मान ली और तुमने तब भी उसको अब इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात हो गई। आप जानबूझकर हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का आप जानबूझकर अवहेलना कर रहे हैं, हमें आप इंटेंशनली नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे कैरियर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सब जिम्मेवार हैं इसके लिए, मैं इंस्टीट्यूट से कह रहा हूं ये बात। और देखो, हमारे स्टडी मटेरियल में इतनी गलतियां रहती हैं, हमारे जो मटेरियल है उसमें बड़ी गलतियां रहती हैं। हम बच्चों को सारे RTP तैयार कराते हैं, हम उनके MCP मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कराते हैं, इंस्टीट्यूट का मटेरियल कराते हैं, हम कुछ नहीं छुड़वाते हैं। मई 2019 का ये सवाल देखें, मई 2019 का ये सवाल है, मई 2019 का, जिसमें इंस्टीट्यूट ने डेज गलत कैलकुलेट कर रखे थे।
अब ये एग्जाम का सवाल है, गलत डेज कैलकुलेट कर रखे थे। अब 2019 की इस गलती को इंस्टीट्यूट ने अब सुधार दिया। जब उन्होंने सुधारा तो इसका करेक्ट आंसर इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया, और जो करेक्ट आंसर था वो ये रहा, जिसमें इंस्टीट्यूट ने डेज जो थे करेक्ट कर दिए। मेरा ये मई 2022 में करेक्ट कर दिए, लेकिन बड़े सारे बच्चों ने, चूंकि अपने पास वो 2019 पर भी बेस सवाल कर रहे थे, तो उनको इन टीचर्स इंटेंशनली ये बताते थे कि भाई ये डेट इंस्टीट्यूट गलत ढंग से लेता है, वो ग्रेस डेज को अलग प्रकार से जोड़ता है, इसलिए 3 दिन का फर्क आ जाता है और वो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इंस्टीट्यूट की उस नीति को मानते हुए कि चलो ठीक है 2019 में गलत था, लेकिन ठीक है भाई पेपर उसी से चेक होने हैं, बच्चों ने इस बार भी 2019 के हिसाब से जवाब दे दिए। इस बार इंस्टीट्यूट ने आंसर चेक कर अलग ढंग से कर दिया, विदाउट एनी इंटीमेशन। किसी को बताओ तो क्या आपने इसका चेंज कर दिया है? क्या उन बच्चों के नंबर नहीं कटे इस बात? उनको सबके नंबर काट दिया आपने उठाकर इस बात के, क्योंकि आपका मई 2022 में अलग आंसर था और मई 2019 में अलग आंसर था, और आपने उठाकर नंबर काट दिए उसके अंदर। हम सब टीचर्स, मैं ज्यादा आपका समय नहीं ले सकता हूं, हम सब टीचर्स ने इस प्रोटेस्ट को फिर से इकट्ठा करने के लिए हमने एक गठन किया जिसका नाम था काफा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टी एसोसिएशन। इसका गठन हमने इस सितंबर में किया। इसमें हमारे बहुत सारे टीचर्स अक्रॉस इंडिया, ये देखें बहुत सारे टीचर्स, ये सब के सब टीचर्स हैं जिन्होंने हमारे पास इन मुद्दों को रेज करने के लिए हम सब ने गठन किया। हम सब टीचर्स अक्रॉस इंडिया, एवरी टीचर हमारे साथ है, और इस काफा ने इस मुद्दे को उठा करके सी इंस्टीट्यूट को चिट्ठियां लिखी, एमसीए को चिट्ठियां लिखी। हमने कहा इंस्टीट्यूट को एंगेज करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ने हमें बुलाया भी, सितंबर के लास्ट में उन्होंने हमको बुलाया अपने ऑफिस में, उन्होंने हमको कहा कि अपने मुद्दे बताओ। हमने ये सारे, ये मैंने आपको तो कम पॉइंट्स दिखाए, उनको मैंने और भी ज्यादा इंस्टीट्यूट को दिखाए। सेक्रेटरी साहब बैठे थे, बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो डायरेक्टर हैं वो बैठे थे, हमने उनको बताई ये समस्या है। उन्होंने कहा इस पर बहुत जल्द एक्शन लेंगे, जिसका आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, हमारी उन चिट्ठियों का इंस्टीट्यूट ने जवाब दिया। जो हमने एमसीए को चिट्ठी लिखी थी, एमसीए ने वो चिट्ठी रेफर कर दी इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट ने एमसीए को जवाब दिया, एमसीए ने हमें जवाब दिया। मजे की बात है, जो जवाब इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट हमें दिया था वही सेम डिट्टो जवाब उन्होंने एमसीए को दिया था, और वही जवाब उन्होंने कई स्टूडेंट्स को भी दिया हुआ है। उस जवाब को हम देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या जवाब दिया। ये देखें, पहले तो उन्होंने कहा 2019 का बच्चे मटेरियल पढ़ क्यों रहे हैं, उनको तो पढ़ना ही नहीं है 2019 का मटेरियल। भाई 2022 में आप अपने पास उन बच्चों को जो मटेरियल दे रहे हैं उसमें कहीं बता ही नहीं रहे कि आपने उसके अंदर कुछ चेंज कर दिया पास्ट वाले मटेरियल में, तो सेम ही माना जाएगा ना, वो तो भी वही है। और आप या तो ये कह दो कि सारे आरटीपी पढ़ना बंद कर दो, पिछले सारे पास्ट एग्जाम पढ़ना बंद कर दो। आप अपने पास जगह जगह क्यों लिखते हैं कि बच्चा पास्ट एग्जाम पढ़ के जाए? पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन बच्चा करके जाता है। अब बाद में आप कह रहे हैं कि एमसीए को लिख रहे हैं, आप तो मिसगाइड कर रहे हैं एमसीए को, कि आप कह रहे हैं बच्चा 2019 का मटेरियल पढ़ क्यों रहा है 2022 के अंदर। अजीब सी बात है। डेज ऑफ ग्रेस आपके कोई बदला नहीं, कोई कानून बदला नहीं। 2019 में वो कानून लगता, 2022 में कानून लग हो गया, तो आप मिसगाइड कर रहे हैं। अब आपके इस बात को लेकर मैं अगर कह दूं बच्चों को कि भाई साहब नहीं पढ़ना आपको 2019 का आरटीपी, नहीं पढ़ना आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, तो अच्छा रहेगा क्या? उनकी तैयारी कैसे होगी? इसलिए बिल्कुल मिस गाइड करने के लिए आपने एमसीए को बोला कि बच्चा 2019 का मटेरियल पढ़ क्यों रहा है, उसे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। दूसरा, उन्होंने यहां पर मान लिया, कह रहे हैं कि देखो अगर हम मार्किंग स्कीम बच्चों के रिलीज कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहले भी चला गया था, तो बच्चे पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जहां उन्होंने कहा कि साहब हमारा देखो पेपर के अंदर ये आंसर है और इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में ये आंसर है, इसलिए दोनों सेम है, इसलिए हमको नंबर मिलने चाहिए। वहां इंस्टीट्यूट एक चाल चल जाता है, ध्यान से सुनना कि हम कोर्ट में क्यों फेल हो जाते हैं। वहां इंस्टीट्यूट कहता है कि सजेस्टेड तो हम पेपर चेक ही नहीं करते, हम तो मार्किंग स्कीम से चेक करते हैं, और मार्किंग स्कीम हम रिलीज ही नहीं करते हैं। तो जज साहब जो हैं वो उनके पास शब्द समाप्त हो जाते हैं कि भाई पेपर जिससे चेक हुआ था वो कोई और डॉक्यूमेंट है, और वो ये भी कोर्ट में लिखते हैं कि मार्किंग स्कीम अलग होती है, उसमें अलग प्रकार से चेकिंग की जाती है, सजेस्टेड आंसर एक होते हैं। ये हम जानते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं होता, हमें मालूम है,
लेकिन कोर्ट को गुमराह किया जाता था, हर बार गुमराह किया जाता था। एमसीए को भी उन्होंने गुमराह किया, कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो अलग चीज है, ये अलग चीज है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम ऑलरेडी केस जीते हुए हैं, इसलिए हमारा दिखाना जरूरी नहीं है। ये भी बात उन्होंने यहाँ लिख डाली कि साहब हमें तो दिखाना नहीं है, ये पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट है, ये हमारा मॉडल टेस्ट जो है हम डिस्क्लोज करेंगे ही नहीं, ये और बच्चा सेल्फ डिक्लेरेशन देगा, वो अपनी कॉपी भी किसी को नहीं दिखा सकता। और ये भी बड़ी मजे की बात है, उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसीज हैं ये बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में है। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आती है कि ये कौन है जो इंस्टीट्यूट में ऐसी बात लिखने की हिम्मत करते हैं कि जहां पर वो ऊपर कुछ लिखते हैं कि बच्चों के सब अगेंस्ट है बातें, फिर नीचे लिख देते हैं बच्चों के हित में ये सब काम कर रहे हैं। बच्चों के हित में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको समझते ही नहीं है। एनीवे, एमसीए का रूट भी प्रैक्टिकली बंद हो गया। हमने जो एमसीए को चिट्ठियां लिखी थी उसका भी यही जवाब है, जो इंस्टीट्यूट को चिट्ठियां लिखी थी उसका भी वही जवाब है, मीटिंग्स के बाद का भी यही जवाब है, और इसके अलावा जो बच्चे डायरेक्टली गए थे उनके पास उनका भी यही जवाब है। इसका मतलब कोई भी ज्यादा फायदा नहीं है। बट स्टिल काफा के सभी टीचर्स ने ये तय किया था कि हम इंस्टीट्यूट को एंगेज करना चाहते हैं, पहले बातचीत का रास्ता आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फिर प्रोटेस्ट के रास्ते पे जाएंगे। मैंने कहा ठीक, हम बिल्कुल अब वही वाला रास्ता अपनाएंगे, जो आप रास्ता चाहते हैं हम उसी रास्ते पर चलेंगे अपने पास, ठीक है। अब बारी उठती है कि हमारे पास क्या किया जाना चाहिए, अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए, हम पहले फिर से क्रिस्टल क्लियर अपनी मांगों को बता दें कि हमारी मांग क्या है। हमारी मांग ये है कि मार्किंग स्कीम, अब एग्जाम हो गए ना नवंबर 2022 के, ये पब्लिक कमेंट्स के लिए है, मेरे कमेंट नहीं, पब्लिक कमेंट्स के लिए रिलीज करो। इसमें कोई भी पब्लिक का व्यक्ति, मैं भी, कोई और भी, स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, कोई भी अपने विचार रख सकता है कि आपके सवालों में यहाँ दिक्कतें थी, इनमें ये अल्टरनेटिव आंसर्स हो सकते हैं, असम्पशंस का फर्क था, जिन पर बेस्ड वो आप अपने मॉडल टेस्ट पेपर्स में मॉडिफिकेशन कर लें और कॉपियां अल्टीमेटली मॉडिफाइड मॉडल टेस्ट पेपर बेस्ड पर चेक करवाएं। हमारी बड़ी सारी समस्याएं इससे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अल्टरनेटिव आंसर्स जब करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो बड़ी सारी समस्याएं उसके अंदर खत्म हो जाएंगी। हमारी मांग आपसे क्रिस्टल क्लियर ये है कि आप मार्किंग स्कीम को रिलीज करें, और आपने ये जो कमेटी बनाई थी उसकी रिकमेंडेशंस में लिखा हुआ है कि आप इन गलतियों को एक्नॉलेज करके ठीक करेंगे, बच्चों के अगर कोई कॉपी में गलती हुई है तो ठीक करेंगे, आप इस रिपोर्ट को लागू करें। आपने इसके लिए हम सबको वचन दिया था और हमने इसीलिए पिछली बार धरना उठाया था। आपने कमेटी बनाई, अच्छा किया, कमेटी ने रिपोर्ट लिखी जो हम चाहते थे उसके मुताबिक, लेकिन आपने रिपोर्ट लागू नहीं की, ये अन्याय है, ये हमारे साथ धोखा किया आप लोगों ने। हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा ऐसा करें, और हम जो ये मांग कर रहे हैं इसको पूरा करने के लिए आप मजबूर भी हैं। अब आप कहेंगे सर हम किस लिए मजबूर हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, हम किस बात की मजबूरी है हमारी। वो मजबूरी ये है कि आपकी एक एसोसिएशन है, आपने एक रिकॉग्निशन ले रखी है, या आपने एक साइन कर रखा है ऑब्लिगेशन। मैं आपको दिखाता हूं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड की, जो कि एक कमेटी है ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन अकाउंटेंट्स, जो इनकी है, इसमें आपने ये, आप उसके IFCA को अडॉप्ट कर चुके हैं, साइन कर चुके हैं, जिसमें आपने कहा है कि हम इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स IES अप्लाई करेंगे, जो बच्चों की एजुकेशन को लेकर के आपने बात कह रखी है कि उनकी एजुकेशन इवैल्यूएशन सब ठीक होती है, उस पर बेस्ड आपने साइन कर रखा है। ये आपकी एक रिक्वायरमेंट है। अब बारी आती है कि इसके अंदर जो हमारे पास एक पेपर हमारे पास जो था वो कहां चला गया। तो ये देखें, ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये है हमारे पास IES 6, जो कि असेसमेंट, जो बच्चों की कॉपियां चेक होती हैं, जो उनके एग्जाम होते हैं, उसका ये एक स्टैंडर्ड है जिसके लिए इंस्टीट्यूट बाध्य है अप्लाई करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है जो इंस्टीट्यूट बाध्य करने के लिए कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे अपने सिस्टम में, हम इंफॉर्मेशन को पब्लिकली अवेलेबल कराएंगे। ये इंस्टीट्यूट के IE 6 में मेंशन्ड है, जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उन्होंने ले रखी है, उसके अनुसार ये बाध्य हैं इन्हें रिलीज करने के लिए।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप IE6 का उल्लंघन कर रहे हैं और आपकी वैधता समाप्त करने की अर्जियां लगाई जा सकती हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, जो हम आपसे कह रहे हैं कि मार्किंग स्कीम को पब्लिकली रिलीज करो, कमेटी की रिपोर्ट को अप्लाई करो, अगर आप ये नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन इन एसोसिएशंस, इन बॉडीज के पास, इंटरनेशनल बॉडीज के पास जाकर ये कहना पड़ेगा कि आप इनकी वैधता रद्द करो, इनकी वैलिडिटी रद्द करो, इन्हें हटाओ कि ये इन्होंने जब अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों इन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे रहे हैं। और हम ये खाली इस बॉडी को नहीं लिखेंगे, हम जो आपकी वर्ल्ड कांग्रेस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, बड़े सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, मेरे पास उनके नाम, उनके नंबर्स, उनकी जानकारी है, जो रिप्रेजेंटेशन करने के लोग आ रहे हैं, हम उन सबको मेल करेंगे और बताएंगे कि आप बच्चों का किस तरह शोषण कर रहे हैं, कैसे उनके कैरियर की हत्या कर रहे हैं। हम बताएंगे कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे बनाते हैं, आपके पेपर कितने गलत बनते हैं, उनकी कितनी गलत चेकिंग होती है। हम उन सब लोगों को आपको इंटरनेशनल फोरम पर ले जाकर हम बदनामी करेंगे। हमें बहुत दुख होगा इस बदनामी को करने के लिए, पर आप हमें मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर हमारे हितों को, जो हमारे अधिकार हैं, उनको अगर आप हमसे छीन रहे हैं तो हम अपने चुपचाप बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से विनय करता हूं कि आप कृपा करके मार्किंग स्कीम को रिलीज करें, और मार्किंग स्कीम रिलीज करें, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम से पहले रिलीज करें, जल्द रिलीज करें और पब्लिक कमेंट्स के लिए रिलीज करें, उन पर बेस्ड आप ठीक करें। और जो ये कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, इनको अप्लाई करें बिफोर रिजल्ट्स, ताकि जो नवंबर 22 के बच्चे हैं, अगर उनकी कॉपी में कोई ऐसी एरर जो कि ऑब्जेक्टिव है वो मिल जाती है, तो आप उसके लिए सिस्टम बनाएं कि अगर उनकी कॉपी में कुछ कमी होती है तो आप उसको ठीक करेंगे। हमें आपसे बड़ी उम्मीद रहती है, हालांकि उस उम्मीद से बड़ा कई बार दुख भी होता है। काउंसिल मेंबर से मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई, किसी इनडायरेक्ट लोग से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि काउंसिल मेंबर ने कहा कि शर्मा जी ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो विज्ञापन कर रहे हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है, फाइटर बनने का भी भला कोई विज्ञापन होता है? टीचर बन रहा हूं तो फिर तुम अपनी टीचिंग स्किल का विज्ञापन करो ना, इसका विज्ञापन कौन करता है? इससे तो मेरा नुकसान हो रहा है। मैं एज अ टीचर नहीं जाना जा रहा, मैं एज अ फाइटर जाना जा रहा हूं, इससे क्या फायदा हो रहा है? और ये खाली मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ तो भारत के सब टीचर्स हैं, तो सबका विज्ञापन हो रहा है क्या? इसलिए आप बच्चों को भ्रमित ना करें, ये ना कहें कि ये लोग सब टीचर्स लोग विज्ञापन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम में से कोई भी विज्ञापन ना करना चाहता है, ना करने की हमारी इच्छा है। इस तरह के वीडियोस बनाकर हमें बहुत दुख होता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप बच्चों के साथ ये अन्याय जारी रखें। इसलिए हम सभी टीचर्स ने मिल करके, आप हमें जो मर्जी कहें कि हम विज्ञापन कर रहे हैं, हम सब टीचर्स मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर मान लो आप 15 दिसंबर तक ये जो हमारी मांगे हैं इसका नहीं पालन करते हैं, तो हमें मजबूरन 15 दिसंबर से आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ITO दिल्ली के ऑफिस में फिर से धरना देना होगा। और इस बार मैं अकेला नहीं होऊंगा, भारत के सभी टीचर्स, पूरी काफा की संस्था के सभी टीचर्स वहां पर आएंगे और वो सभी आकर के आपके धरने में बैठेंगे। सभी छात्र भी आकर बैठेंगे और वो यही कहेंगे कि साहब दो ही बातें हैं, हमारी मार्किंग स्कीम रिलीज करो और साथ में ही आप हमारे पास जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू करो। मार्किंग स्कीम लागू करने के मैं सिंपल क्लियर कट बता रहा हूं। मार्किंग स्कीम जब अच्छे से रिलीज हो जाएगी, फिर भी कॉपियां गलत चेक होंगी तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। सीधी बात तो ये है, हम मार्किंग स्कीम क्यों मांग रहे हैं कि तुमने गलत चेक करने ही करने हैं, तुमने गलत चेक किए, मार्किंग स्कीम लेकर मैं कोर्ट में जा सकता हूं। आप मेरा कोर्ट जाने का अधिकार बंद करते हैं जब मुझे मार्किंग स्कीम नहीं देते हैं। और आपने एक और भी बात जो कही थी कि आपने कहा जिस मार्किंग स्कीम हमारी जो होती है वो अलग होती है और हमारे पास जो सजेस्टेड होते हैं वो अलग होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है, ऑडिटिंग का सजेस्टेड आंसर है और ये उसकी मार्किंग स्कीम, और ये भी पता है कि कौन व्यक्ति है, किस जगह पे रहता है, उसकी ईमेल क्या है, उसका फोन क्या है, सब बात लिखी हुई है इसके अंदर। ये मार्किंग स्कीम है, वर्ड बाय वर्ड मेल खाती हैं दोनों।
आप भ्रमित करते हैं, आप मिसगाइड करते हैं ये बोल करके कि दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम है, वर्ड बाय वर्ड सेम है। अब आप कहेंगे शर्मा जी आपके पास ये मार्किंग स्कीम आ कहां से गई? ये मार्किंग स्कीम आप ही लोगों ने आपके रोबस्ट सिस्टम में गलती से, जितने बच्चों ने भी कॉपियां चेक करने के लिए मांगी आपसे, इवैल्यूएशन के बाद अपनी कॉपियों की मांग करी, आपने गलती से ये भी उन्हें साथ में भेज दी। और मजे की बात है, आपने जब एमसीए को चिट्ठी लिखी तो आपने कहा नहीं 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 हम बिल्कुल रिलीज नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल हमारे नियम के खिलाफ है। और खाली एक पेपर में रिलीज नहीं हुई है, आप ये मत समझ ले। ये लीजिए दूसरा पेपर देख लीजिए, इसमें भी रिलीज हो गई इसमें भी रिलीज हो गई। क्या कहेंगे आप इसके अंदर? ये आपका एफएम एंड इको का पेपर है, इंटरमीडिएट का, इसमें भी रिलीज हो गई आपकी मई के पेपर की। अच्छा इतना ही नहीं, आपकी अकाउंट्स में भी रिलीज हो गई, अकाउंट्स में भी रिलीज हो गई। और अभी 2-4 मेरे पास अभी है नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। आपकी तकरीबन 5 या 6 पेपर्स में रोबस्ट सिस्टम होने के बाद भी रिलीज हो गई। किस बात की आप छाती पीटते हैं जब बोलते हैं कि हमारा रोबस्ट सिस्टम है तुम, और हम मार्किंग स्कीम नहीं दे सकते हैं? तुमने खुद तो दे दी, इंस्टीट्यूट के सब बच्चों को दे दी जिन जिन ने कॉपियां मांगी। मैं ये कह रहा हूं इसे ऑफिशियली देना शुरू कर दो। ये आपने गलती से दे डाली, आप ऑफिशियली देना शुरू कर दो और समय से पहले दो। कितना अच्छा लगेगा सब बच्चों को ना कि आप बच्चों के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। कृपा करके हमारी बातों को आप बुरा ना माने, अप्लाई कर दें, नहीं तो हमें मजबूरन 15 दिसंबर से आपके यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ेगा। मैं सभी टीचर्स और सभी छात्रों से भी निवेदन करता हूँ कि 15 दिसंबर के लिए अपनी नए साल की तैयारी करने के लिए कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम ना बनाए, और अगर घूमना ही हो तो दिल्ली में घूमने के लिए आए। यहाँ धरने पर बैठे, ठंड के अंदर आपको दिल्ली की सर्दी का मजा भी दिलाएंगे और साथ में इंस्टीट्यूट से बात भी करेंगे कि साहब हमारी मांगों का पूरा करो। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हमारे काफा की तरफ से है और काफा के सभी टीचर्स की तरफ से है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।